तो ये हम लोग बेसिकली व्यापारिक संदर्भ में बात कर रहे थे कि वर्तमान में श्रीलंका के अंदर भारत की जो निजी कंपनियां हैं वो बढ़ चढ़ के निवेश करने लगी हैं। और इस समय अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका का जो घरेलू व्यापार है वो लगभग $5 बिलियन का है ना, बाईलेटरल ट्रेड। सो इंडो श्रीलंकन बाईलेटरल ट्रेड has reached up to $5 बिलियन। 5 बिलियन का हमारा द्विपक्षीय व्यापार पहुंच चुका है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि व्यापार के संदर्भ में, ट्रेड रिलेशन के संदर्भ में हम सही दिशा में जा रहे हैं, है ना। सामरिक दृष्टिकोण से थोड़ा हमारे लिए श्रीलंका चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर खास करके उसके ओशनिक एरिया में तमाम तरह के डेवलपमेंट्स चीन के द्वारा किए जा रहे हैं, है ना। और चीन की जब पैठ श्रीलंका में मजबूत होगी तो निसंदेह आप कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिए एक चुनौती होगा। हालांकि भारत भी, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताया था, कि जापान व अमेरिका के साथ मिल के इंडियन ओशन में काफ़ी प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा है, जिससे श्रीलंका के रास्ते पाकिस्तान या चीन कोई चुनौती पैदा न कर सके। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हमने मालदीव के साथ मिलकर, कह लो, भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों देश आपस में मिलके सुरक्षा समझौता किए हुए हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका को हम रक्षा के क्षेत्र में भी, हमारे यहाँ से तमाम तरह का निर्यात किया जाता है, रक्षा सौदे निर्यात किए जाते हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री गुड्स हैं, वो भारत एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को। साथ में जो श्रीलंका के मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनको ट्रेनिंग देता है भारत। तो उनके मिलिट्री डोमेन में भी हमारा ठीक ठाक प्रभुत्व है और उस पर ठीक तरीके से हम काम कर रहे हैं। बट इधर के दिनों में देखा गया कि पाकिस्तान की सेना के साथ और चीन की सेना के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है श्रीलंका, जिस पे भारत आपत्ति जताता है ना। सबसे ज़्यादा भारत श्रीलंका संबंधों में जो समस्या रही है वो बेसिकली रेशियल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, श्रीलंका के अंदर जो निर्जातीय हिंसा होती रही तमिलियंस पे, उसकी वजह से हमारे संबंधों में खटास रही है ना। श्रीलंका के राजनीतिक इतिहास में जो उसका 13वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये निर्जातीय समस्या को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। थर्टीन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि जो तमिल डोमिनेटेड स्टेट्स हैं उनको अधिकाधिक स्वायत्तता दी जाएगी। आप यूँ कह लीजिए कि कैसे पहले हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अधिक ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक उसी तरह अभी भी तमाम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ ILP सिस्टम है, इनर लाइन परमिट सिस्टम, जैसे अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, है ना, तो अन्य राज्यों की तुलना में तो उन्हें अधिकाधिक ऑटोनॉमी दी गई है, अधिक स्वायत्तता दी गई है। इसी तर्ज पे वहाँ मांग उठ रही थी कि जो उत्तर और पूर्व में तमिल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, तमिल डोमिनेटेड प्रोविंस है श्रीलंका के, उनको अधिक से अधिक छूट दिया जाए। उन्हें जो पहले नागरिक अधिकार उतनी व्यापकता के साथ सिंहलियों की तर्ज पे नहीं प्राप्त हुए थे, वो नागरिक अधिकार उन्हें दिया जाए, इसकी मांग हो रही थी। और उन्हीं मांगों को एक तरह से हकीकत बनाने के लिए, उनको मूर्त रूप देने के लिए वहाँ संविधान संशोधन हुआ, 13वां संविधान संशोधन। और बस एक बात के लिए 13वें संविधान संशोधन को आप याद रख सकते हैं कि तमिलों को
जो पहले नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन नागरिक अधिकारों को 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास किया गया। हालांकि जिस रूप में प्रदान किया जाना चाहिए था, देना चाहिए था, उस रूप में नहीं दिया जा सका। यही कारण है कि अभी भी तमिलों के मन में डिसकंटेंटमेंट बनी रहती है और श्रीलंका की हुकूमत के विरुद्ध ये आवाज़ गुंजायमान करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, है ना। 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये भी कहा गया कि LTTE के दौर में जिन तमिलों का विस्थापन हो गया, इधर उधर चले गए, उन्हें हम पुनर्स्थापित करें, है ना। विस्थापित लोगों को फिर से हमें वही सुविधाएं देनी होगी या उन्हीं जगहों पे उन्हें बसाना होगा जहाँ से वो विस्थापित हो गए, बेघर हो गए। तो ये सारी योजनाएं थी। सरकार उस दिशा में वहाँ उतना खुल के काम नहीं कर पा रही है, उदासीन है, जिसकी वजह से उसकी आलोचना होती है और भारत के मंच से भी इस आवाज़ को उठाई जाती है कि भाई सरकार को तमिलों के पुनर्वास की समेकित या समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ तमिल डोमिनेटेड रीजन्स जो युद्ध में प्रभावी रहे या युद्ध से प्रभावित हुए, उनमें आधारभूत संरचना का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हो, इन सब की बात चल रही है। प्लस श्रीलंकाई सरकार के साथ जो LTTE का कन्फ्लिक्ट था, उस कन्फ्लिक्ट के दौर में, उस युद्ध के दौर में जो भी तमिल परिवार प्रभावित हुए, जो लोग मारे गए, उन मारे हुए लोगों के लिए एक जांच आयोग गठित करने की बात की गई थी कि स्वतंत्र रूप से जांच की जाए, है ना। क्योंकि ये माना गया कि कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से उनका नरसंहार किया गया, तो इसकी जांच होनी चाहिए, है ना। अब इसमें जो तमिलों का दृष्टिकोण है वो ये है कि मतलब तमिलों की जो नज़रिया है, जो सोचने का तरीका है, या जिस आधार पे वो इस बात का विश्लेषण करते हैं, उनका कहना है कि 13वां संविधान संशोधन अधिनियम महज एक वैश्विक बिरादरी को शांत करने का ढकोसला है और कुछ नहीं। 13वें संविधान संशोधन में जो जांच आयोग की बात की गई है, वो जांच आयोग श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में अगर वो जांच आयोग बनता है तो उसका क्या मतलब है। जांच आयोग बनाना ही है तो इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा बनाया जाए, है ना। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 9 प्रांतों का गठन किया गया, है ना। 9 प्रांतों का गठन, 9 प्रोविंसेस। लेकिन उन 9 प्रोविंसेस के अंदर उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी पुलिस व्यवस्था कायम कर सके, है ना। एग्रीकल्चर पे भी उनकी पकड़ नहीं है। मतलब लैंड और पुलिस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखी हुई है, कोलंबो सरकार अपने पास रखी हुई है। तो तमिल ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो 9 प्रोविंसेस की बात आप कर रहे हैं वो कोई मतलब नहीं उसका। ये तो नाम के लिए आपने प्रांत बना दिया और बोला कि ठीक है, यहाँ पर हम आपके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएंगे, लेकिन हमारे किसी अधिकार का ध्यान नहीं रखा गया, है ना। ना हमें भूमि सौंपी गई, ना ही हमें अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस सौंपी गई। तमिल कहते हैं कि श्रीलंका से निर्जातीय समस्या समाप्त नहीं हुई है, ये अभी भी बनी हुई है। लेकिन श्रीलंकाई सरकार कहती है कि जैसे ही LTTE का सफाया हो गया, निर्जातीय समस्या समाप्त हो गई, अब सिंगलीज और तमिल में कोई फ़र्क नहीं है ना। तो सरकार और वहाँ के अल्पसंख्यक तमिलों दोनों के बीच जो विरोधाभास है वो ये अपने अपने तरीके से शो करते हैं, समझ रहे हैं। और वहाँ पर जो तमिल है एक तरह से सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में रही है। ये चाहते हैं कि सिंगली की तरह इसे भी बराबर का दर्जा मिले, सम्मान मिले। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए तमिलों की डिसकंटेंटमेंट बनी हुई है ना। तमिल ये भी कहते हैं कि गृह युद्ध के दौरान, सिविल वार के दौरान जो नरसंहार हुए उसकी स्वतंत्र इंटरनेशनल एजेंसी से जांच कराई जाए, ठीक है। अब तमिल वहाँ अपनी सरकार से तो डिमांड करते ही हैं, साथ में उनसे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस भारत में भी हैं उनको सपोर्ट करने वाले, खास करके तमिलनाडु के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन है। अब उनकी आवाज़ को भारत के तमिलनाडु के अंदर भारत की आवाज़ बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसा मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि फिर भारत सरकार के लिए धर्म संकट की स्थिति बन जाती है कि हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को तरजीह दें या अपने देश के अंदर
तमिलनाडु राज्य द्वारा उठाई गई बात को तरजीह दें, क्योंकि तमिलनाडु तो बात केवल तमिलों के इंटरेस्ट की करेगा वहाँ श्रीलंका में, और भारत को सबको देखना है। तो यही सारी जो हौच पौच टाइप स्थितियाँ बन जाती हैं वो हमारे संबंधों को ट्रैक पे नहीं आने देती है। और इसका फ़ायदा कौन उठा ले जा रहा है? चीन और पाकिस्तान उठा रहे हैं। अब सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए, स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो श्रीलंका के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, है ना। सीधे सीधे वो हमारी आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है, डायरेक्टली नहीं, लेकिन इन एक तरह से कह सकते हैं हमारे दुश्मन देशों के माध्यम से बन सकता है।